गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बच्चों और समझते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है। तत्वों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे और तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत किस तरीके से हुई। तो आज हम लोग तत्वों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। देखिए, तत्वों का जो वर्गीकरण है ना, जैसे आज से ही नहीं बल्कि जब से ये दुनिया कायम हुई है तब से लगातार नए नए तत्वों की खोज होती चली आ रही है। और इन नए नए तत्वों की खोज हो जाने से जैसे हमें इनके नाम रखने के लिए, हमें इन्हें समझने के लिए, हमें इनके गुणों को समझने के लिए, इनकी क्वालिटी को समझने के लिए मुश्किल हो रही थी। और ये मुश्किल दूर करने के लिए ही तत्वों का वर्गीकरण किया गया, तत्वों का क्लासिफिकेशन किया गया। तो आइए आज समझते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण। देखिए, जैसे हमारे पास जो है बहुत सारे कलर हैं, जैसे लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, काला है, बैंगनी है, बहुत सारे कलर हैं। तो इन कलर को हम जो है, हमसे कोई कहे कि पहचानिए, तो हम इनको जो है किसी बेस पर पहचानते हैं कि ये रेड कलर है, ये जो है नीला है, ये पीला है, ये काला है, ये जामुनी है, किसी बेस पर पहचानते हैं। उसी तरीके से एक बेस पर पहचानने के लिए तत्वों के वर्गीकरण की भी आवश्यकता हुई, तत्वों के क्लासिफिकेशन की भी आवश्यकता हुई, और नए नए तत्वों की लगातार खोज भी हो रही थी। तो नए नए जब तत्वों की खोज हो रही थी उस समय उनके गुणों को, जैसे दो दो हों तो हम उनको बता सकें, तीन हो तो बता सकें, लेकिन अब जो है ये इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो इनको वर्गीकृत करना पड़ा। इनको जो है आसान तरीकों से समझने के लिए इसको जो है वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ गई, इसकी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी कि इनके गुणों के आधार पर, इनके क्वालिटी के आधार पर, इनके जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर, इनके परमाणु भार के आधार पर हम इसको रखें। ठीक है। तो तत्वों को, नए नए तत्वों की खोज हो जाने के बाद उन सब के जो है गुणों को याद रख पाना आसान नहीं था। इनके इनको जो है वर्गीकृत करना करके हमें जो है समझना आसान था। इन्हें वर्गीकृत करके जो है पढ़ना आसान था। साथ ही उनके जो है गुणों के आधार पर उसको जो है, उसको उपयोग के आधार पर, गुण जो है, इसकी क्वालिटी जो है उस आधार पर, या तो हम इसके उपयोग के आधार पर हम इसको याद कर सकते हैं। इस प्रकार जो नए नए अनुसंधान हुए उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अनेक वैज्ञानिकों का रहा, जिसमें डॉबे राइनर हैं, मेंडलीफ हैं, मोजले हैं न्यूलैंड हैं, इन लोगों का लोथर मेयर हैं, इन लोगों का एक अलग रोल रहा, एक अलग जो है इन लोगों ने काम किया और तत्वों को वर्गीकरण जो है वर्गीकरण किया। इसमें सबसे पहला नाम आता है डॉबे राइनर का। डॉबे राइनर का त्रिक नियम है ना, डॉबे राइनर ने एक नियम दिया जिसको हम कहते हैं कि डॉबे राइनर का त्रिक नियम। इसे ही समझेंगे आज हम लोग, डॉबे राइनर के त्रिक नियम को। डॉबे राइनर का त्रिक नियम क्या है? देखो देखो बच्चों, कुछ नहीं है डॉबे राइनर का त्रिक नियम। एक वैज्ञानिक थे, जर्मन रसायनज्ञ थे, डॉबे राइनर नाम था। क्या नाम था? डॉबे राइनर। इन्होंने 1817 ईस्वी में, ये बात है 1817 ईस्वी की, उस वक्त लगभग जो है 20 या 30 तत्वों की खोज हुई होगी। उस वक्त की बात है। उन्होंने एक नियम कहा कि ये 20 तत्व, 30 तत्व हैं, इनको समझना अब आसान नहीं है, तो इनकी क्वालिटी जो है, इनके गुण को जो है, इनके गुणों को जो है याद रख पाना जो है आसान नहीं। तो इसके लिए इन्होंने एक नियम बनाया और इन्होंने अपने नियम में ये बताया कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए, है ना, परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यदि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में
व्यवस्थित किया जाए तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो व्यवस्थित किया जाए तो व्यवस्थित करने पर उसका तत्व का जो तीसरा तीन तत्वों का एक सेट बनाते हैं, है ना। व्यवस्थित करने पर तीन तत्वों का एक सेट बनाते हैं। यदि तत्वों को हम उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित करें, बढ़ते हुए जो है क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो व्यवस्थित करने पर इनको तत्वों को तीन तीन का एक सेट बना लिया जाए। तीन तत्वों का एक सेट बना लिया जाए और इन तीन तत्वों का एक सेट बनाते हैं और इन तीन तत्वों के सेट बनाने के बाद, इन तीन तत्वों के एक सेट बनाने के बाद क्या करने के बाद, तीन तत्वों का जब हम एक सेट बनाते हैं तो जो अन्य दो तत्व होते हैं उनका परमाणु भार औसत होता है। तीन तत्वों का एक सेट बनाते हैं तो उनका परमाणु भार औसत होता है। ये नियम इनका चला नहीं बहुत दिनों तक, ये जो है इनका नियम फ्लॉपी रहा। जैसे मिसाल के तौर पर हम आपको बात बताते हैं, है ना। जैसे एक सेट में रखा जाए, बढ़ते हुए सेट में रखा जाए तो बढ़ते हुए सेट में रखने पर क्या होगा, बढ़ते हुए सेट में रखने पर, अब बढ़ते हुए सेट पर रख लीजिए। अब बढ़ते हुए सेट पर रखा जाए तो जैसे, है ना, यदि जो है एक ही कैटेगरी के जो तत्व हैं, है ना, एक ही कैटेगरी के जो तत्व हैं, उस एक ही कैटेगरी, जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद आपका सोडियम है, सोडियम के बाद आपका जो है क्या है, पोटेशियम है ना। तो इन तत्वों को क्या किया जाए, इन तत्वों का एक जो है औसत अनुपात निकाला जाए। यानी कि अगर लिथियम लिथियम और जो है पोटेशियम, इनके जो है परमाणु भार, जो इनका परमाणु भार होगा, इनका औसत परमाणु भार देखा जाए तो जो सोडियम का परमाणु भार होगा, ये क्या होगा, ये बराबर आपका हो जाएगा 7 + 39/2। ये बराबर आपका हो जाएगा कितना, 46/2 कट जाएगा, बराबर 23। यानी कि इस सोडियम का 23 हो जाएगा। अभी मैं आपको देखो थोड़ा सा दूसरे तरीके से, थोड़ी सी दूसरी ट्रिक के माध्यम से बताता हूं। जैसे आप जो है कार्बन ले लीजिए, है ना, कार्बन है आपका, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है। चलो, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट और कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो इसके जो बीच वाला तत्व है ना, तो इसका जो अगर हम तीन तत्वों का एक सेट बनाते हैं तो तीन तत्वों का एक सेट बनाने पर यानी कि नाइट्रोजन का जो अणुभार होगा वह इसके क्या होगा, समान होगा। यानी कि 12 + 16 बटे 2, ये बराबर आपका हो जाएगा कितना, 28/2 काट दीजिए, ये बराबर आपका 14। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनका भी हम निकाल सकते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का कितना होता है, आयोडीन का 127 होता है अणुभार, है ना। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है।
तो इसका भी निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? ब्रोमीन का 80 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डॉबेराइनर का त्रिक नियम। यानी कि डॉबेराइनर ने अपने त्रिक नियम में ये बताया, ये स्पष्ट किया कि इसे अगर जो है तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु बढ़ते हुए क्रम में एक सेट बना करके व्यवस्थित किया जाए, तो एक सेट बनाकर व्यवस्थित करने पर हर दो तत्व है ना, हर जो दो तत्व होगा वो तीसरे तत्व के औसत अनुपात होगा। उसका तीसरे के तत्व का जो है क्या होगा? औसत अनुपात होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर आपको निकाल करके दिखाया है स्पष्ट रूप से। यानी कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए भार में एक क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो क्रम में व्यवस्थित करने पर तीन तीन तत्वों का एक सेट बनाते हैं, और तत्वों के तीन तत्वों के एक सेट बनाने पर जो अन्य दो तत्व होते हैं, यानी कि ये वाला तत्व और ये वाला तत्व, इन दोनों तत्वों का जो माध्य होता है यह होता है किसके बराबर? उन तत्वों के बीच के जो है बीच वाला जो एलिमेंट होता है। इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। इसके बाद आपका दूसरा आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम या न्यूलैंड के 8 का नियम। तब तक इसे आप लोग नोट कर लीजिए। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम देखिए, 1865 ईस्वी में ब्रिटिश रसायनज्ञ न्यूलैंड ने एक नियम दिया। ईस्वी में न्यूलैंड ने एक नियम दिया जिसे हम न्यूलैंड का नियम कहते हैं। उन्होंने ये बताया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करें या जमाएं, तो जो हर 8वां तत्व होता है वो संगीत का जो सुर होता है, जो संगीत का सुर होता है 8वां सुर, उसी के समान पुनः दोहराया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम, सा रे गा मा पा धा नी, सारे गामा पा धा नी। अब देखिए इसमें जो पहला तत्व है, इसको जो है हम पहला तत्व जो है आपका संगीत का जो मतलब 7 सुर, जो 8वां सुर जो होगा वो पहले के क्या होगा? समान होगा। तो ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। फिर इसके बाद जो है क्रम के बाद जो है फिर जो है क्या होते हैं? ये व्यवस्थित होते हैं इसी तरह से, जैसे लिथियम, फिर इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आपका सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, और फिर क्लोरीन के बाद आपका आता है पोटेशियम और कैल्शियम। देखो भाई, इन्होंने ये बताया न्यूलैंड ने कि ये जो है
यानी कि जो संगीत का सुर होता है, ये सारे गामा पा धा नी, इसका जो पहला तत्व है उसके 8वें के क्या होगा, इसमें इसकी क्वालिटी जो है, यानी लिथियम की क्वालिटी जो है ये सोडियम से मिलती जुलती होगी, और सोडियम की क्वालिटी पोटेशियम से मिलती जुलती होगी। इसी तरह इन्होंने बताया कि बेरिलियम की मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ क्वालिटी मिलती जुलती होगी, है ना। इनके गुणों में और इनके गुणों में कुछ न कुछ समानता होगी। इनके गुणों और इनके गुणों में क्या होगी, समानता होगी। तो न्यूलैंड के अनुसार इन्होंने बताया कि जो संगीत का सुर होता है, यदि हम हर तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करें, जैसे इसका परमाणु भार कितना होता है, 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है ना। इसी तरह से बोरान का कितना होता है, 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और फ्लोरीन का 19 होता है। ये होता है। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। तो बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से हम व्यवस्थित करें, जैसे मैग्नीशियम का आपका 24 हो गया, एल्युमिनियम का आपका 27 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से एक बढ़ते हुए क्रम में यदि हम व्यवस्थित करें, तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हम क्या पाते हैं, हम जो है यह पाते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो पहला तत्व है, जो उसके बाद उसका 8वां तत्व आया है, यानी जो उसके गुणों में की क्वालिटी है, 8वें गुण की क्वालिटी, यानी कि लिथियम के सामने कौन है, सोडियम आया। तो जो लिथियम और सोडियम की क्वालिटी है, यह कुछ न कुछ मिलती होगी, कुछ न कुछ मिलती होगी। इसी तरह से फ्लोरीन की क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन की सल्फर के साथ, नाइट्रोजन की फास्फोरस के साथ, कार्बन, है ना, कार्बन की सिलिकॉन के साथ, है ना, एक क्वालिटी एक दूसरे से मिलती जुलती होगी। यही है न्यूलैंड का 8 का नियम या न्यूलैंड का अष्टक नियम। फिर आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। हम बताएंगे लोथर मेयर व्यवस्था क्या है और मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है। ये बहरहाल हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।